कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसमें हम आज वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक और अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन कैसा आएगा, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, या इसको ऐसा भी लिख सकता है लंबवत स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने की प्रोसेस को समझते हैं कैसे चित्र बनाना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, एक ऐसी लाइन खींच देना है। ये यहाँ से हम एक सीधा सीधा लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब लाइन खींचने के बाद इसमें हम एक यहाँ से जो है ये इस तरह से आगे की ओर ए बिंदु से बना देंगे, और इसी तरह से हमको कहाँ बना देना है, ये बी की ओर बना देना है ये। और इसको बनाते समय ये कर दिए, और इसको फिर हमको यहाँ से एक सीधी लाइन सीधे हमको जोड़ देना है, या ऐसे लगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ से भी इसके बीचों बीच एक लाइन हम खींच देंगे इस तरह से। अब इतना बनाने के बाद जो यहाँ जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या रहेगी, स्मॉल एल, और यहाँ से भी यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो रहेगी स्मॉल एल। इसके बाद हम यहाँ पर संकेतों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या रहेगा, थीटा, इसके बीच का कोण है। ये आर लिखा है, स्मॉल आर, यहाँ पर भी क्या लिखा है, थीटा, यहाँ लिखा है ए, और यहाँ लिखा है बी। इस तरह से बिंदु का नाम दे देना है। ये माइनस क्यू है, और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, प्लस क्यू है। और ये जो बिंदु है ये ओ है, यहाँ पर क्या है, पी है। और यहाँ पर हमको E1 लिखना है, और E1 के साथ साथ इसके ऊपर वेक्टर भी लगाना है। इसी तरह से यहाँ हम E लिखेंगे और इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर E2 है, ये हम ये लिखे और इसके ऊपर भी हम वेक्टर लगाएंगे। और यहाँ का कोण थीटा होगा, क्योंकि ये जैसे कोई दो समांतर रेखाएं तो ये कोण होते हैं, तो ये जो कोण है और ये कोण एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। या कह सकते हैं कि ये है और ये है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होते हैं। इनको हम बोलते हैं संगत कोण। तो ये संगत कोण फिर इसके बराबर है, यहाँ भी हमको थीटा लिखना है। इसके बाद बात रही एरो की। तो ये प्लस वाला है, तो प्लस वाले के लिए प्लस की लाइन का तीर ये ऊपर की ओर रहेगा। ये माइनस वाला है तो ये तीर माइनस की ओर रहेगा, इसका वेक्टर। और यहाँ पर ये इसका परिणामी है तो इधर की ओर लगाना है। इस तरह से हमको चित्र की रचना कर लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। चित्र बनाने के बाद चित्र बन जाए तो चित्र के बारे में लिख लेना है। चित्र के बारे में क्या लिखना है, माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। इसमें ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये हम इसके बारे में लिख दिए। जिसके आवेश का परिमाण Q है, तो इसमें जो भी माइनस Q प्लस Q है दोनों का परिमाण बराबर होता है, तो इसका परिमाण क्या हो गया, Q। इसके बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो यहाँ L और यहाँ L दोनों मिला के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L। इसके दूरी को 2L से दर्शाते हैं। इसके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O हो गया। R दूरी पर ये R हो गया। कोई बिंदु P है तो ये P हो गया। और ये किस स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरह से हमको चित्र को देख करके चित्र के बारे में लिखना है। फिर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसके लिए केवल हमको एक सूत्र याद रखना है। ये इसका मसाला है, इसकी रेसिपी है, इसी के सहारे जो है हम इस सूत्र को निकाल सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q/r²। इस सूत्र का हमको प्रयोग करना है। तो चलिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र कैसा हो गया, हम लिखे हैं प्लस Q आवेश के कारण। तो प्लस Q आवेश यहाँ पर है, तो इस आवेश के कारण की हम बात करते हैं। तो हमारा जो सूत्र है E है, तो ये हम E उतार दिए। फिर यहाँ पर प्लस Q का निकालना है, तो या तो प्लस Q लिख दें या E1 लिख दें। तो यहाँ पर मैं लिख दिया E1। फिर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये मैं इसको भी उतार दिया। फिर यहाँ Q है, क्योंकि इस आवेश का नाम तो Q ही है, तो Q भी उतार दिया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर r²। तो जो r² है वो है आवेश से बिंदु तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ तक की दूरी को समझते हैं। तो यदि हम इसको ऐसा मान लें कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये जो कर्ण होगा, कर्ण क्या होगा, लंब के वर्ग आधार के वर्ग के बराबर होता है, इसके वर्गमूल के। तो r² प्लस क्या हो गया,
एल स्क्वायर, और इसका क्या होता है रूट ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात ए पी की दूरी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसे ऐसे स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो कुल मिला के जो इसकी दूरी है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट हटा के यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से हमको इस सूत्र का उपयोग करना है। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये हो गया, और इसकी दिशा एपी के अनुदिश है। तो उसी चित्र में हम चलते हैं, एपी के अनुदिश कैसे हो गई। ये जो ए है और इसका तीर है ये बाहर की ओर है, इसलिए इसकी दिशा हो गई एपी के अनुदिश। अब हम बात करते हैं आगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये माइनस क्यू है, तो वही सूत्र फिर से लगाएंगे। तो E2 लिख दिए हैं, ये ऊपर वाला 1/4 लिख दिए हैं, और इसका परिमाण माइनस क्यू का भी क्यू ही है। अब हम दूरी की बात करते हैं, तो फिर से जो ये वाली दूरी है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगी, ये वाली रूट में रहेगी। अब हम जो सूत्र जानते हैं उसमें स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कहाँ होगी, पीबी के अनुदिश। तो इसमें पीबी के अनुदिश क्यों लिखा है देख लेते हैं। जो माइनस क्यू होता है उसमें विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं आती हैं अनंत से, इसलिए इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, पी से बी की ओर, इसलिए हम इसको बोलते हैं पीबी के अनुदिश। अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र हो गए। एक विद्युत क्षेत्र हो गया क्या, E1, एक विद्युत क्षेत्र हो गया E1, और दूसरा विद्युत क्षेत्र E2 हो गया। यदि हम इसके मानों की तुलना करें तो देख लेते हैं, E1 का मान मिला लीजिए, जो E1 का मान है वही मान E2 का है। तो ये परिमाण में बराबर हैं, केवल अंतर किस में है, इसके दिशा में। ये AP के अनुदिश है, ये PB के अनुदिश है। तो यदि हम इसमें सदिशों के योग का नियम लगा दें तो हमको इसका परिणामी पता चल जाएगा। तो सदिश के योग के नियम के हिसाब से जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी E बराबर 2E1 cos थीटा। यहाँ पर E बराबर 2E1 cos थीटा कैसे आ गया उसकी बात कर लेते हैं। तो जो ये है E, ये दो तरह से बनेगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और साथ में प्लस लगा के क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। तो इस तरह से ये होंगे। अब यहाँ पर जो E1 का मान है वो E2 के बराबर है, तो E2 को भी E1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 2E1 cos थीटा हो जाएगा। तो आप सीधे ही लिख दीजिएगा 2E1 cos थीटा। अब हम इसमें देखते हैं कि अब इसको हल कैसे करेंगे। अब यहाँ गणित का काम हो गया है, यहाँ पर E की जगह E लिख दिया, ये 2 है तो 2 यहाँ लिखा हुआ है, या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं 2। चलिए इसको अभी यहीं पर लिख देते हैं। इस 2 को मैं इधर यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया 2। अब यहाँ पर ये 2 लिख दिए, फिर ये E1 का, तो E1 का मान यहाँ से उठा लेते हैं, देख लेते हैं, ये है पूरा का पूरा ये वाला E1 का मान। तो ये पूरा का पूरा जहाँ यहाँ E लिखा है इस पूरे मान को यहाँ रख देना है। तो E1 का मान रख दिए, 2 रखे और साथ में E1 का मान रखे। फिर से देखिए ये 2 आ गया, ये जितना मान है यहाँ से यहाँ तक ये E1 का मान है, और E1 का मान यहाँ से उठा के लेना है, यहाँ से इधर से रख दिए। अब बात करते हैं हम किसकी, cos थीटा की। तो cos थीटा का मान कैसे हम रखेंगे, कैसे जानेंगे। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए चलिए फिर से चित्र में चलते हैं। तो यहाँ ये चित्र है, इसमें हमको आधार बटे कर्ण ढूंढना है। तो फिर से बता दूँ, ये जो कर्ण है ये कहलाएगा कर्ण, और इसका मान होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि ये हुआ लंब का वर्ग और ये आधार का वर्ग, और कर्ण होता है लंब के आधार के वर्गमूल के बराबर होता है। अब हमको लिखना है cos थीटा का मान। तो यदि हम यहाँ से cos थीटा निकालें तो cos थीटा बराबर क्या होता है यार, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है L, और इसका कर्ण कितना हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। तो इस तरह से हमको यहाँ पर cos थीटा का मान देख लेना है चित्र से। तो cos थीटा का मान ये हम रख दिए हैं यहाँ,
कॉस थीटा का मान हो जाएगा ये L अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये कैसे कैसे आ गया। तो चलिए ये 1/4πε0 को तो वैसे को वैसे उतार दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ P कैसे आ गया, तो देखो हमारे पास ये Q है और ये 2 है। यदि 2 को यहाँ ले आएँ तो Q इंटू 2L का मान होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसको हटा के हम उसकी जगह पर क्या रख देंगे, P। अब हम बात करते हैं इसको, ये वाले की। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये हमारे पास 2 हैं, तो इसको अलग से लिख देता हूँ मैं, आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया L स्क्वायर। एक ये है और दूसरा हमारे पास है ये वाला कोष्ठक। तो क्या है ये आर स्क्वायर और साथ में प्लस L स्क्वायर, और ये रूट में है। तो यदि हमको रूट में नहीं लिखना है, इसकी घात कितनी होगी 1/2। रूट की घात, वो स्क्वायर रूट की घात 1/2 होती है। यदि ये भी है तो इसमें भी कुछ न लिखें तो इसकी घात 1 हो गई। अब ये और ये एक जैसे हैं, माने आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 1 और प्लस 1/2 करेंगे तो घात का मान कितना हो जाएगा 3/2। तो चलिए अब इधर देखते हैं, यहाँ यही लिख दिया है आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसकी घात कितनी हो गई 3/2। तो इस तरह से हमको इस पद के बाद ये वाला लाना है। अब हम देखते हैं यदि L वेरी वेरी लेस देन R हो, तो माने द्विध्रुव जो है बहुत छोटा हो, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जब L का मान छोटा होगा तो इस मान को हम छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ अंदर बचा आर स्क्वायर और बाहर कितना बचा यार 3/2। तो चलिए पूरी प्रोसेस को फिर से देखते हैं। 1/4πε0 इसी तरह से उतार दिए, P को जो है इसी तरह से उतार दिए। अब नीचे का मान हम देखते हैं, ये L को तो हम 0 मान लिए हैं तो इसको छोड़ दिए। अब हमारे पास बचा है आर स्क्वायर और बाहर बचा है 3/2, तो ये कट जाएगा, तो R की घात ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 P/r³ होती है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अक्षीय स्थिति का। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले चित्र देखते हैं। सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो ये जो बना है ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ पर हमको A लिखना है, इसका मध्य बिंदु हो गया, यहाँ पर O लिखना है। एक पॉइंट ये हो गया, इसको हमको B लिख देना है। इस पर प्लस Q आवेश स्थित होता है, ये माइनस Q। दोनों के बीच की दूरी 2L है। यदि हम अलग अलग करना चाहें तो यहाँ की दूरी L हो गई, यहाँ की दूरी भी क्या हो गई L। ये समझ लीजिए ये L और ये भी L। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की। फिर इसके अक्षीय स्थिति का मतलब समांतर स्थिति। इसी के समांतर यदि हम चले जाएं तो कोई बिंदु, कहीं पर भी एक बिंदु लिख लेंगे और वो बिंदु क्या हो जाएगा, उसका नाम दे देते हैं P। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये लिख देंगे E1 और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे। ये किसके लिए हो जाएगा, प्लस Q के लिए। और ये E2 जो लिखा है ये E2 ये हो जाएगा माइनस के लिए, क्योंकि माइनस में जो विद्युत बल रेखाएँ अंदर की ओर जाती हैं। तो इस तरह से हमको चित्र की रचना कर लेना है। यहाँ से O बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो इस तरह से हमको चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद हम फिर देखेंगे, चित्र के बारे में लिखेंगे। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परिमाण Q है, इसके बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O से R दूरी पर कौन सा बिंदु है, P है, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरह से हमको ये चित्र बनाना है, चित्र के बारे में लिखना है। दोनों एक ही जैसे हैं जो इसके शब्दांश है, बस यहाँ निरक्षीय स्थिति था, यहाँ अक्षीय स्थिति है। अब हम एक बार प्लस Q का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक बार माइनस Q का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं और सूत्र वही लगेगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो उस सूत्र के हिसाब से अब हम इसमें चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q का यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं। प्लस Q कहाँ पास है, तो ये है प्लस Q और यहाँ तक हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी E तक का। तो यहाँ पर 1/4πε0 होता ही है, Q की जगह Q लिख दिए। अब होता है R², माने दूरी का स्क्वायर। तो हमको इतनी दूरी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए, P बिंदु तक की। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, R में से इतना कम कर दें, माने कितना कम कर दें, L के बराबर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा R - L का
होल स्क्वायर, और इसकी भी दिशा कहाँ होगी, ए पी के अनुदिश। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, ये माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण भी यही लिखेंगे, बस इसकी लोकेशन देखना कि माइनस क्यू यहाँ पर स्थित है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए पी बिंदु तक की, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो आर है, लेकिन इतना और चाहिए, इतना और जोड़ दें, माने कितना जोड़ दें, एल। तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एल, और उसमें दूरी में स्क्वायर होता है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए। अब इसकी दिशा पी बी के अनुदिश हो जाएगी। पी बी का मतलब इसका तीर पी से बी की ओर जा रहा है, तो पी बी के अनुदिश हो गया। तो इस तरह से चित्र को देख के हमको ये कर लेना है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो विद्युत क्षेत्र है, पहला वाला विद्युत क्षेत्र है, उसका मान ज़्यादा होता है क्योंकि वो बिंदु के नज़दीक है। तो E1 का मान यहाँ ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, E2 से ज़्यादा है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत भी कार्यरत हैं। तो हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम ज़्यादा में से क्या करेंगे, कम को घटा देंगे। तो ज़्यादा मान किसका था, E1, और कम मान क्या था, E2। तो E1 में से क्या घटाएंगे, E2। अब हमको क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं, जहाँ ये E1 लिखा है तो इसका E1 का मान उठा के यहाँ रख देना है। देख लीजिए, ये वाला मान पूरा का पूरा हम उठा के यहाँ से लिए हैं, ये वाला E1 से पूरा उतार दिए हैं। फिर हम बात करेंगे E2 की, तो E2 का मान भी हम उठा के यहाँ से रख दिए E2 का। तो इस तरह से यहाँ पर उनका मान रख देना है। मान रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर यदि 1/4πε0 है तो 1/4πε0 दोनों में कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्यू भी कॉमन निकलेगा। अब ये r माइनस एल और r माइनस एल का गुणा हो जाएगा, तो जो a प्लस बी और a माइनस बी होता है उसके हिसाब से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर भी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं, r माइनस एल का ये हो गया होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यदि हम इसको हल करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, r माइनस एल एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा, r प्लस एल, और इसके बड़ा कोष्टक लगा के हम इसका स्क्वायर कहाँ कर दिए, बाहर कर दिए। अब इसकी बात करते हैं तो r स्क्वायर और हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और बाहर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ऐसे। तो ये वाला जो ये है a माइनस बी और a प्लस बी का बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर का स्क्वायर, बाहर स्क्वायर उतार दिए। इस तरह से यहाँ पर ये नीचे का आ गया। अब हम बात करते हैं बाहर की, तो ये बाहर कैसे कैसे आ गया, तो यहाँ पर इसका त्रिय गुणा इधर होगा, r प्लस एल का गुणा इधर हो जाएगा, r माइनस एल का गुणा इधर हो जाएगा। तो कहना चाहिए r प्लस एल का उधर गुणा होगा, तो खोल भी देंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 2r एल, ये इधर जा कर के इस तरह से हो जाएगा इस साइड। अब ये r माइनस एल है तो इधर जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर और माइनस 2rl हो जाएगा, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। फिर इसमें यदि माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि सामने ये माइनस है, घटाना है, तो इसलिए हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो r स्क्वायर से कट जाएगा एल स्क्वायर से कट जाएगा अब 2rl, और 2rl ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 4rl, और q तो पहले से था, तो इस तरह से q इंटू 4l आ गया। अब हम आगे के स्टेप में देखते हैं, 1/4πε0 q वैसे लिख दिए हैं, ये q की जगह हम q ही लिख दिए हैं। अब इस 4 को दो भाग में तोड़ रहे हैं, एक 2l कर दिए हैं, एक 2r कर दिए हैं। यहाँ पर r और l भी है, तो ऐसा क्यों किया है कि क्योंकि q इंटू 2l को सूत्र बनाना है। q इंटू 2l का मान क्या होता है, p होता है, तो q इंटू 2l हटाए, उसकी जगह पर हम p लिख दिए। अब ये 2 कहाँ से आ गया, तो ये जो सामने वाला 2 है ये 2 हो गया, साथ में r है तो यहाँ पर r हो गया, नीचे जो लिखा था वैसे हमको उतार देना है। अब हम यहाँ पर फिर से क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन क्या है, l का मान बहुत बहुत छोटा हो तब हम बात करते हैं। यदि l का मान बहुत बहुत छोटा है, इसका मतलब इस l को हम शून्य मान लेंगे। तो अब बचा क्या यहाँ पास, यहाँ बचा r स्क्वायर, यहाँ भी बचा स्क्वायर। तो हमारे पास ऐसा है 1/4πε0 को तो हम ये वाला पूरा ऐसे ही उतार दिए इस तरह से। अब जो यहाँ पर बचा, ऊपर बचा है 2pr, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ r स्क्वायर और उसका भी क्या हो जाता है स्क्वायर। ऐसा क्यों हो गया, यहाँ r स्क्वायर प्लस l था तो l को तो छोड़ देना है, तो यहाँ से बचेगा ये 2pr अपॉन r की घात 4। तो इस तरह से एक r कट जाएगा, तो यहाँ घात क्या हो जाएगी 3।
तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया ये E बराबर 1/4πε0 2p/r³। यहाँ एक चीज़ और भी देखना है कि जो अक्षीय स्थिति था वहाँ पर P था और इसमें 2p है। इसका मतलब जो अक्षीय स्थिति होती है वो निरक्षीय की 2 गुने के बराबर होती है। धन्यवाद।